मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया है, या कहें कि इसको नया नाम दे दिया है। महात्मा गांधी जिन राम का नाम लेते थे, उन्हीं की एंट्री 2 दशक की इस अति चर्चित स्कीम में हो गई है। वो स्कीम जिसने हर साल औसतन 5 से 10 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया है। वो स्कीम जिसे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक कहते रहे, उसका नया प्रारूप तैयार हो गया है, कुछ सवालों के साथ। सवाल नाम से अधिक काम और फंड के बंटवारे पर है। मनरेगा की जगह लाई जा रही विकसित भारत रामजी योजना की मुख्य बातें क्या हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रही है और राज्यों पर बोझ डालने की तैयारी कर रही है? फंडिंग के अमाउंट और दिनों पर क्या सवाल उठ रहे हैं और समर्थक क्या दलील दे रहे हैं? आज की बड़ी खबर में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद बात दिल्ली के प्रदूषण की भी होगी। अब क्यों नाक, मुंह और आंखें मूंद जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी से बच नहीं पा रहे? ट्रेनें देर से चल रही हैं, प्लेन्स के हाल और भी खस्ता हैं। क्या इसे नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया जाएगा? बीजेपी के नए बिहार अध्यक्ष बीजेपी का कौन सा बड़ा काम आसान करेंगे? और क्या विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे पर अब बट गया है? नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो दौरे की हाईलाइट राजघाट जाना रहा। तस्वीरें आई तो फिर कहा गया कि दुनिया में भारत की नैतिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक आज भी महात्मा गांधी हैं। और अब खबर आई है कि महात्मा गांधी के नाम से चल रही एक योजना का न सिर्फ नाम बदलने की तैयारी हो रही है, बल्कि उसका प्रारूप भी तैयार है। बात हो रही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा की। पहले खबरें थीं कि केंद्र की मोदी सरकार इसको महात्मा गांधी से पूज्य बापू करने जा रही है। हालांकि अब इसे पूरी तरह खत्म करके नया कानून बनाने का नोटिफिकेशन सामने आया है। 15 दिसंबर को नए बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट भी कर दी गई। नया नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, शॉर्ट में VBG रामजी। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप फील हो सकता है। नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। कुल 5 बड़ी बातें इसमें रेखांकित की गई हैं। मसलन मनरेगा में 100 दिनों तक काम की गारंटी थी। नए कानून के तहत 125 दिन की गारंटी होगी। नई व्यवस्था के तहत भुगतान का बोझ अब राज्य सरकारों पर भी आएगा। पहले इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। नए कानून के तहत बजट नॉर्मेटिव एलोकेशन वाली व्यवस्था में दिया जाएगा और केंद्र सरकार ही ये डिसाइड करेगी। एग्रीकल्चर सीजन के दौरान रोजगार गारंटी पर रोक लगाई जा सकेगी ताकि खेतों में कामगारों की कमी ना हो। पहले भुगतान 15 दिन में होता था, अब साप्ताहिक होगा। नए विधेयक के पॉइंट नंबर 2 और 3 सबसे ज्यादा घेरे में हैं। इन पर आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर नजर। विपक्ष ने इस प्रस्तावित बदलाव पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। नाम में तो क्या रखा है, बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं। दूसरा विषय ये है कि नाम से काम में ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारतवर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है। तो ये देश को आगे ले जाने वाला काम
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान की चर्चा और हो रही है जो उन्होंने फरवरी 2015 में दिया था। मनरेगा पर बीजेपी के पुराने स्टैंड को दोहराया था। कहा था कि उनकी सरकार इस योजना का नाम नहीं बदलेगी क्योंकि ये कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। और अब 10 साल बाद इतने बड़े बदलाव की तैयारी है। ऐसे में बदलावों पर ज़रा विस्तार से फोकस कर लेते हैं। पहले बिल के पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं और थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। मनरेगा सितंबर 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था। योजना इतनी भारी भरकम रही कि पूरे देश को कवर करते करते पूरे 3 साल लग गए। उस दौर में खेती का संकट गहराता जा रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 1 सरकार देश की तस्वीर बदल देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। सरकार में सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का अच्छा खासा दखल था। इसलिए सरकार आते ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम होने लगा। राइट टू एजुकेशन, नेशनल हेल्थ मिशन, राइट टू फूड और ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं को कागजों के रास्ते जमीन पर उतारने के प्रयास हुए। वैसे तो मनरेगा का क्रेडिट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जे आंद्रेस जैसे इकोनॉमिस्ट को दिया जाता है, नाम सोनिया गांधी का भी लिया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की। आरजेडी के कद्दावर नेता और उस समय देश के ग्रामीण विकास मंत्री। कहा जाता है कि वो बिल लेकर के आए, कैबिनेट में लड़ाई लड़ी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से फंड निकलवाया और स्कीम को ग्राउंड पर उतारा। 2005 के आखिर में जब मनरेगा स्कीम लागू होनी शुरू हुई तो एक बात का खास ध्यान रखा गया, यही कि इसे पूरी तरह से केंद्र सरकार की ही योजना के तौर पर जाना जाए। यानी जो भी खर्च आया पूरी तरह केंद्र ने उठाया। सिर्फ मटेरियल स्पेंडिंग का 25% बोझ राज्यों पर डाला गया। और अब इसमें एक बड़ा बदलाव होने वाला है। नई व्यवस्था के मुताबिक फंडिंग अब 60-40 और 90-10 के रेशियो में होगी। यानी केंद्र सरकार 60% खर्चा देगी, बाकी का 40% राज्यों को उठाना होगा। 90 और 10 वाली व्यवस्था उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए लागू होगी। यानी एक बड़ा बदलाव है और इस पर कुछ राज्यों की ओर से चिंताएं भी जताई जा रही हैं। चिंताएं बिल के पॉइंट नंबर 3 पर भी जताई जा रही हैं, जिसमें नॉर्मेटिव एलोकेशन की बात कही गई है। आसान भाषा में कहें तो अब हर वित्त वर्ष में केंद्र सरकार खुद डिसाइड करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा दिया जाना है और इसको तय करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स भी बनाए गए हैं, मसलन गरीबी, जनसंख्या इत्यादि। और इन पैरामीटर्स को भी केंद्र सरकार ही तय करेगी। नई व्यवस्था किस तरह अलग है, इसको ऐसे समझिए कि मनरेगा के तहत हर वित्त वर्ष की शुरुआत में एक लेबर बजट बनता था। हर राज्य सरकार अपना एक वर्क प्लान और लेबर बजट केंद्र सरकार को सौंपती थी। ये बजट अनुमानित होता था और केंद्र सरकार से पैसों की मांग की जाती थी। बाद में ये बढ़ भी सकता था। अब केंद्र सरकार ने इसको फिक्स करने का फैसला किया है। यानी अगर काम की डिमांड ज़्यादा बढ़ी और खर्च ज़्यादा आया तो ये राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा। और अगर राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हुए तो काम का अधिकार छिन जाने का खतरा रहेगा। तो आलोचक इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं 2 बिंदुओं पर इन बदलावों की आलोचना कर रहे हैं और उनके केंद्र में कॉमन पॉइंट है राज्य सरकारों पर बोझ। जानकारों को सुनते हैं। ये बात सच है कि इसमें सेटबैक होगा उन लोगों के लिए जो इससे प्रभावित होते थे, जिनको इससे फायदा मिलता था। क्योंकि छोटी छोटी चीजें जैसे 60 दिन पॉज रहेगा जब एग्रीकल्चर का सीजन होगा। अब इससे आम तौर में क्या फर्क पड़ेगा, जो नरेगा से एक प्राइस, एक वेज की फ्लोर बनती थी कि कम से कम नरेगा का पैसा तो मिल जाएगा, उतना तो देना पड़ेगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। तो लोगों को नुकसान होगा कि इससे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस जो हैं कुछ खराब होते लग रहे हैं। क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है कि सेंटर डिसाइड करेगा कि कितना पैसा जाना है, बिना इसके कि कितनी डिमांड है पैसे की। तो इसको अलग अलग ढंग से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर किसी एक स्टेट में जहां पे सेंटर की गवर्नमेंट नहीं है और डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है और सेंटर पैसा ना एलोकेट करे तो वहां पे डिस्ट्रेस बनी रह सकती है। तो इस तरीके की पॉलिटिकल
झमेलाबाजी हो सकती है। अब इस देखिए गंभीर परिणाम ये है कि या तो आप सरकार की माने और आप ये सोचें कि देश में गरीबी काफी हद तक खत्म हो गई है, इनइक्वालिटी है नहीं, जो भी डेटा आ रहा है इनइक्वालिटी पे वो गलत है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सॉल्व हो चुका है लार्जली, या हम काफी बढ़ चढ़ के चल रहे हैं। अगर आप वो सब मानते हैं तो इतनी बड़ी सेफ्टी नेट की जरूरत नहीं है, फिर तो कोई गंभीर परिणाम नहीं होंगे। लेकिन अगर वो सब नहीं है सच, अगर सचमुच में ऐसा है कि हमारे यहाँ गरीबी जो भी है वो बहुत क्रूर रूप में है और इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी भीषण समस्या है, तो गंभीर परिणाम यही है कि लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाएगा। जो सेफ्टी नेट नरेगा प्रोवाइड करने की कोशिश करता था, जो थिंकिंग थी उसके पीछे, वो नहीं हो पाएगी। और बात सिर्फ नरेगा की नहीं है, बात एक थिंकिंग की है कि राइट्स बेस्ड अप्रोच, उस पे जो रोल बैक है दैट इज अ, वो बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है कि लोगों के कोई अधिकार हैं कि सब कुछ स्कीम पे है। एक वो सरदारी बेगम का एक बड़ा हिट गाने की लाइन थी, मैं अभी याद कर रहा था, खुदा की मेहरबानी है अच्छे हैं मगर हम हैं, खुदा ने मेहरबानी की सनम करते तो अच्छा था। तो आप सरकार की मेहरबानी पे जिंदा हैं या आपका हक है उस पे हैं, ये अंतर है दोनों अप्रोचेस में। गंभीर परिणाम यही है, आपसे हक छीन लिया गया और अब आप मेहरबानी पे हैं, वो है। तो उसका परिणाम गरीबी में या परेशानियों में होगा, बट घबराने की बात नहीं है, हम सबको नहीं दिखेगी वो। इन सब से इतर फंडिंग पर थोड़ा और भी फोकस किया जा रहा है। नए बिल में ये स्पष्ट नहीं है कि दिन बढ़ाने के साथ क्या कामगारों का पैसा बढ़ेगा भी या नहीं। संसद की स्थायी समिति ने इसी साल केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था, बोला था कि मनरेगा की फंडिंग 86,000 करोड़ पर फिक्स कर दी गई है, केंद्र पर बकाया खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, दिन भी बढ़ाने चाहिए, 100 की जगह 150। यानी नए बिल में केंद्र सरकार ने दिन बढ़ाने की आधी बात तो मान ली, लेकिन फंडिंग वाली दिक्कत का क्या हल निकला ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। वैसे कुछ आलोचकों का दावा ये भी है कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वर्कर्स के नाम ही काट दिए गए, खासकर आधार लिंक पेमेंट सिस्टम के बाद से, जिसमें पेमेंट के लिए आधार का लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया। इस पर लंबे समय से काम कर रहे चक्रधर बुद्ध ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक विश्लेषण छापा और लिखा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य कर देने से कम 2/3 कामगारों के नाम कट गए। एक बड़ी वजह सरकारी कर्मचारियों को मिली टाइट टाइमलाइन भी रही। कामगार समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए और अधिकारियों ने काम को जल्द से जल्द पूरा दिखाने के चक्कर में खुद ही नाम काट दिए। इधर दूसरे पक्ष ने कहा कि आधार लिंक होने की वजह से स्कैम में कमी आई, इसलिए नाम कटे, लेकिन 83% डिलीशन में नॉट विलिंग टू वर्क का हवाला देकर सवाल ये भी उठा दिया गया कि जब ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले ही आते हैं तो नॉट विलिंग टू वर्क वाली दलील ठीक तो नजर नहीं आती। अब इन्हीं सब दलीलों के आधार पर बात हो रही है कि नाम काटने में मनमानी न की जाए और काम सिर्फ काम के दिन बढ़ाने से पूरा नहीं हो जाएगा। योजना के मूल यानी डिमांड ड्रिवन पर फोकस किया जाए, यानी जितने लोग काम मांगे उनको काम मिले, राइट टू वर्क पूरी तरह से लागू हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो जुड़ी है राइट टू लाइफ से। बहुत दिनों बाद ऐसा मुद्दा सामने आया जब पक्ष विपक्ष सब साथ हों, सब एक स्वर में समाधान की बात कर रहे हों, लेकिन दिन बीतने के साथ समस्या भयंकर होती जा रही हो। जनता भी समस्या के साथ जी रही है, समस्या भी ऐसी कि जो जाति धर्म लिंग क्षेत्र इत्यादि नहीं देखती, माने दिमाग नहीं फेफड़े को अस्त व्यस्त कर देने वाली समस्या, अर्थात देश के दिल्ली में रहने वालों के फेफड़े पर पड़ रही प्रदूषण की मार। लगातार तीसरे दिन AQI का कांटा 450 के पार है। 39 में से 4 मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI 500 दर्ज किया गया। अशोक विहार, जहांगीरपुरी, रोहिणी और वजीरपुर। रिपोर्ट बताती है कि 14 दिसंबर को 13 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 490 से ज़्यादा रहा। ये आंकड़े सरकारी हैं, CPCB जारी करती है। उनका AQI वाला स्केल 500 से ऊपर नहीं जाता, वरना आंकड़े और ख़तरनाक संभवतः नज़र आते। अब्बास कमर एक शायर हैं, उन्होंने कहा है कि वक्त रुखसत है मेरे चाहने वालों ने भी अब सांस को वक्त का पैमाना बना रखा है। शेर यहाँ फिट ना बैठा हो या ना बैठे, आप सांस और पैमाने की टाइमिंग पर वाहवाह कीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत। मौसम की मार हवाई और रेल यात्राओं पर भी पड़ी। 68 फ्लाइट्स कैंसिल और 60 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। फ्लाइट कंपनियां एडवाइजरी जारी कर रही हैं, कह रही हैं कि नज़र बनी हुई है
जैसी स्थिति होगी वैसे अपडेट आपको मिलेगी। लेकिन इसी मौसम में अर्जेंटीना से मेसी साहब भी भारत पहुंच चुके थे। कई शहरों में भ्रमण करने और हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने के बाद आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। आना दोपहर में था, लेकिन फ्लाइट लेट होने के कारण आते आते शाम हो गई। ये तो ताज़ा स्थिति की बात हुई, लेकिन एयर पोल्यूशन का मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीजेआई सूर्यकांत बोले कि प्रदूषण की मार सबसे ज़्यादा गरीबों पर पड़ती है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में अक्सर संपन्न वर्ग की भूमिका होती है। कोर्ट में कहा गया कि जब तक अदालत स्पष्ट निर्देश नहीं देती तब तक राज्य सरकारें प्रदूषण से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई नहीं करती। सीजेआई ने बताया कि वो समस्या से भलीभांति परिचित हैं। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। हमने 12 दिसंबर के शो में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान आपको सुनवाया था, जो उन्होंने बीते दिन राज्यसभा में दिया था। 200 तक के AQI को गुड डे AQI बता गए थे। ये भी कह गए कि केंद्र सरकार के कदमों की वजह से दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सुधरी है। इसी तरह गुड डे वाली कुछ दलीलें 15 दिसंबर के अखबारों में भी छपी हैं। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के हवाले से पिछले साल की तुलना की गई है। बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 9 दिसंबर तक संतोषजनक दिनों की संख्या बढ़ी है। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? और अगर इस बार अच्छे दिनों की संख्या ज़्यादा है तो समस्या इतनी महसूस क्यों हो रही है? क्यों इस बार ग्रैब का चौथा लेवल लागू करने की ज़रूरत पड़ गई? क्यों स्कूल, कॉलेजों और दफ्तरों को हाइब्रिड मोड में जाने की बात की जाने लगी? जब से दिल्ली की हवा खराब हुई है, संसद के गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग उठी। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है। यानी पार्टी चाहती है कि सदन का सामान्य कामकाज रोककर तुरंत दिल्ली NCR के भयानक प्रदूषण पर बहस हो। मांग है नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की भी। हालांकि मोशन को अभी स्पीकर ने स्वीकार किया या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो साफ क्या हो पाया है? संसद में चर्चा किस बात पर हुई? दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा उठा। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की एक रैली हुई थी। आरोप है कि रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगे थे। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा बोले कि PM के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मृत्यु की कामना करना शर्मनाक है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगने की बात भी कही गई। इस विवाद पर प्रियंका गांधी का भी रिएक्शन आया। वो बोली कि हमें नहीं मालूम कि किसने नारा लगाया था। बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम? मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। बात संसद की हो रही है तो एक अपडेट और, चुनाव सुधार पर भी चर्चा हुई जो 11 दिसंबर को अधूरी रह गई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए। कहा कि BLO अगर यादव या मुस्लिम समाज से है तो उसे जानबूझकर हटा दिया जा रहा है। ये हमारे यहाँ अभी उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव हुए, उनमें इलेक्शन कमीशन की जानकारी में भी लाया गया, तथ्य दिए गए कि BLOs की सूची ये है। उसके बाद दबाव पड़ा तो उन BLOs की सूची में से जितना भी BLO यादव और मुसलमान था, एक एक करके सबको हटा दिया गया। ये तथ्य है, ये है इलेक्शन कमीशन के लिए सूची दी गई। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर प्लीज बोले डॉक्टर साहब। गई, लेकिन कुंदरकी में केवल गलती से एक मुसलमान हो गया। जहां 70% मुसलमान हो, जहां टीचर सबसे ज्यादा हो, वहां एक भी नहीं काट दिया गया। पहले लिस्ट थी उसमें सब थे, लेकिन लिस्ट हटा दी गई। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने अमित शाह, नीतीश कुमार, हिटलर और मुसोलिनी का नाम लेकर के कई आरोप लगाए। मेरा ये आरोप है माननीय सभापति जी, फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये उदाहरण है, हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे, मुसोलिनी भी चुनाव जीत के आए थे, लेकिन अंत में सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर उन्होंने फासिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की। जो रास्ता आज हम देख रहे हैं भारत में, वही उसी तरफ इंगित करता है माननीय सभापति। आज विपक्ष ने ईवीएम पर आरोप लगाए तो सत्ता पक्ष ने ईवीएम का बचाव किया। सत्ता पक्ष की दलीलें भी सुनते हैं।
जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, आज ईवीएम का रोना रो रहे हैं और ये कह रहे हैं सही नहीं है। लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब, ईवीएम मशीन खराब। माननीय महोदय, जब परतें खुलना शुरू हुई तो ईवीएम नहीं, इनकी नीयत खराब है। ये आज परिदृश्य सामने आ रहा है। और क्या गलत है, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, कोई हवा तो नहीं है कि आज हो रहा है। कितनी बार इस देश में चुनाव सुधार का काम हुआ है। हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है, उस अधिकार के रहते हुए समय समय पर चुनाव सुधार का कार्य हुआ है। इसमें गलत क्या है, उसमें इनको क्यों तकलीफ। माननीय दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हमें प्रमाण देना पड़ेगा, हमसे प्रमाण लिया जा रहा है। अरे डर तो उन्हें होना चाहिए जिन्होंने चोर दरवाजे से इस देश में प्रवेश करने का काम किया, जिन्होंने झूठ की स्याही से दस्तावेज बनाने का काम किया, उनको डर होना चाहिए। जो भारतीय सच्चे हैं उन्हें किस बात का डर, जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें किस बात का डर। संसद की कार्यवाही को विस्तार से देखने के लिए आप देखिए हमारा शो संसद में आज। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। दिन बीतता है और याद रखने को एक नए बीजेपी अध्यक्ष का नाम आ जाता है। उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनने के अगले ही दिन पार्टी ने बिहार का भी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। दरभंगा सदर की सीट से लगातार 20 साल से विधायक संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार की पिछली सरकार में कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। मैथिली भाषा में पद और गोपनीयता की शपथ लेकर चर्चा में आए थे। मिथिला में बीजेपी का चर्चित चेहरा है। वैश्य समुदाय से आने के कारण व्यापारियों के बीच उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। उनसे पहले अध्यक्ष के पद पर दिलीप जायसवाल थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरावगी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक वैश्य समुदाय को सियासी संदेश देने की कोशिश की है। उधर कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नवीन बिहार से दिल्ली पहुंचे। पार्टी हेडक्वार्टर में उनका भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सांसद जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने पदभार संभाला। क्या वोट चोरी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं है? क्या मुद्दे से इंडिया अलायंस का कोई लेना देना नहीं है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। वो बोले कि हर पार्टी को अपना एजेंडा चुनने का अधिकार है, हम कौन होते हैं उन्हें बताने वाले की क्या करना है। उमर अब्दुल्ला पहले भी इंडिया अलायंस को लेकर कमोबेश इस तरह के बयान दे चुके हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बोले थे कि इंडिया ब्लॉक अब लाइव सपोर्ट सिस्टम पर है। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। ठीक है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज की भी कांग्रेस की रैली को लेकर के रिएक्शन आया। कांग्रेस की रामलीला मैदान में आयोजित रैली को लेकर टाइमिंग और मंशा पर सवाल उठाया उन्होंने कि कोई भी जन जागृति का कार्य वो करना चाहते हैं, देश के अंदर प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर जिस दिल्ली के अंदर कांग्रेस वोट चोरी की शुरुआत कर रही है और इतनी बड़ी रैली कर रही है, उसी दिल्ली में आज से 1 साल पहले जब वोट चोरी हो रही थी, बार बार अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और हमारे तमाम नेता वोट चोरी के सबूत दिखा रहे थे, तब कांग्रेस उस पर चुप थी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।